तो स्टार्ट करते हैं नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि GS 4 वन स्टॉप सॉल्यूशन की एक समग्र चर्चा यूनिट 1 के साथ, जिसका नाम है नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। तो इसमें सबसे पहले नीति शास्त्र की परिभाषा दी गई है, तो एक सामान्य परिभाषा है। फिर नीति शास्त्र को विभिन्न दार्शनिकों व विचारकों के अनुसार परिभाषित किया गया है, जिसमें अरस्तू की परिभाषा, इमैनुअल कांट की परिभाषा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी परिभाषा दी है, गांधी जी ने नीति शास्त्र को परिभाषित किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के दृष्टिकोण से नीति शास्त्र क्या है बताया गया है। फिर दूसरा टॉपिक है नीति शास्त्र या नैतिकता के निर्धारक। तो इसे दो तरीके से लिखा गया है, एक तरीका ये आप देख रहे हैं और दूसरा तरीका ये देखिए। नीति शास्त्र या नैतिकता के निर्धारक ये है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कितना बेहतर ढंग से टॉपिक को समायोजित किया गया है। फिर अगला टॉपिक है नीति शास्त्र के सार तत्व। तो फिर पहले तो सार तत्व की परिभाषा दी गई है, फिर नीति शास्त्र के सार तत्वों की सूची दी गई है, फिर इन सार तत्वों को विभिन्न आयामों में बांटा गया है, जैसे सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व। उसके बाद में आप आगे देख रहे हैं नीति शास्त्र के प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सार तत्व। तो इन सार तत्वों को किस तरीके से लिखा गया है, जैसे मान लीजिए प्रशासनिक क्षेत्र में जो सार तत्व हैं उन पर एक बार एक दृष्टि देखिए। जैसे निष्पक्षता है तो उसमें उदाहरण दिया गया है, और साथ ही दार्शनिकों ने उस मूल्य को या उस सार तत्व पर क्या विचार रखे हैं, उनके भी व्यू को, पॉइंट ऑफ व्यू से उस सार तत्व को स्पष्ट किया गया है। इसी तरीके से आर्थिक क्षेत्र में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है, पर्यावरणीय क्षेत्र में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है नीति शास्त्र की उपयोगिता या परिणाम। तो उनका विश्लेषण किया गया है कि नीति शास्त्र किस प्रकार महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में, प्रशासन में। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा नीति शास्त्र के आयाम। तो नीति शास्त्र के आयाम मतलब क्या है कि वह व्यापक दृष्टिकोण जिसके माध्यम से हम नैतिकता और व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो इसे मुख्य रूप से 3 आयाम में बांटा गया है नीति शास्त्र को। एक तो नियामक विज्ञान के रूप में नॉर्मेटिव साइंस, और दूसरा हमें दिखाई पड़ता है अप्लाइड एथिक्स, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के रूप में, और जो तीसरा है वो है अधिनीति शास्त्र, मेटा एथिक्स। तो इस तरीके से नीति शास्त्र के आयाम को व्यापक ढंग से समझाया गया है, उदाहरण दिया गया है, दार्शनिकों के क्या आयाम है उन्हें बताया गया है। फिर अगला हमारा टॉपिक है नैतिकता। तो नैतिकता को परिभाषित किया गया है, फिर उसके बाद नैतिकता के तत्व क्या होते हैं उन्हें बताया गया है। फिर प्रसिद्ध दार्शनिकों ने नैतिकता को कैसे बताया है, जैसे अरस्तू का देखिए। अरस्तू ने नैतिकता को आदर्श, चरित्र और आचार व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य होता है। फिर इमैनुअल कांट का है, जॉन स्टुअर्ट मिल का है। फिर अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नीति शास्त्र और नैतिकता के मध्य अंतर। तो उसे विभिन्न मानकों के आधार पे अंतर किया गया, जैसे एक परिभाषा के आधार पे, फिर सिद्धांत बनाम व्यवहार, वैयक्तिक दृष्टिकोण बनाम सार्वभौमिक दृष्टिकोण। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से 8 अंतर नीति शास्त्र और नैतिकता के मध्य दिया गया है। फिर अगला टॉपिक है धर्म सापेक्ष नैतिकता और धर्म निरपेक्ष नैतिकता। तो दोनों को पहले परिभाषित किया गया है, फिर दोनों के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क दिए गए हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो विद्वान और दार्शनिक हैं उनके विचार दिए गए हैं। फिर अगला टॉपिक हमें दिखाई पड़ता है अंतः प्रज्ञा। तो अंतः प्रज्ञा मतलब इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है, तो इंट्यूशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी विशिष्ट तर्क, विचार या विवेचनात्मक विश्लेषण के सत्य, सिद्धांत या स्थिति को तत्काल और सहज रूप में समझ लेता है। तो आप इस प्रकार इसकी भूमिका देखेंगे कि इंट्यूशन जो है किस प्रकार हमारे नैतिकता के निर्धारक में भूमिका निभाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला यूनिट है हमारा साधन साध्य विवाद। तो साधन साध्य विवाद है क्या, फिर उसके बाद साधन साध्य विवाद के पक्ष में तर्क, फिर विपक्ष में तर्क, मतलब साध्य कब महत्वपूर्ण है और साधन कब महत्वपूर्ण है, इसके आयाम को समझा गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक पर्यावरणीय नैतिकता। तो इसकी पहले सारगर्भित परिभाषा दी गई है, फिर वर्तमान समय में पर्यावरणीय नैतिकता का महत्व क्या है, इसे व्यापक ढंग से समझा गया है। फिर अगला टॉपिक है हमारा
अंतर आत्मा की भूमिका प्रशासनिक संदर्भ में, कि प्रशासन में अंतर आत्मा किस प्रकार एक नैतिक निर्णय लेने में सहायता करती है, इसे समझाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, विधि और नैतिकता के बीच अंतर क्या है। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो विधि और नैतिकता के बीच अंतर को हमने स्पष्ट किया है 9 पॉइंट में। अगला देखिए, पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब वैयक्तिक नैतिकता और समव्यवसायिक नैतिकता, इसे परिभाषित किया गया है। दोनों के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उनके अंतर को स्पष्ट किया गया है। फिर अगला टॉपिक है हमारा नैतिकता प्रबंधन और नैतिक प्रबंधन, एथिकल मैनेजमेंट और एथिकल गवर्नेंस के मध्य क्या अंतर है, किस तरीके से नैतिकता प्रबंधन करना है और किस तरीके से नैतिक प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा नैतिक द्वंद्व। तो नैतिक द्वंद्व की परिभाषा दी गई है। फिर नैतिक द्वंद्व किस स्थिति में होता है, इमैनुअल कांट ने बताया है। उसके बाद हम नैतिक द्वंद्व से देखते हैं कि एक प्रशासक किस प्रकार निपटे अगर उसे नैतिक द्वंद्व की समस्या का सामना करता है, उसके बारे में बताया गया है विभिन्न पॉइंट्स में, और उनके उदाहरण दिए गए हैं बाकायदा कि किस प्रकार एक प्रशासक नैतिक द्वंद्व से निपट सकता है। फिर उसके बाद निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की चर्चा की गई है कि है क्या ये और फिर उनका महत्व क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो विभिन्न चुनौतियों को दर्शाया गया, उदाहरण व दार्शनिकों के विचारों सहित। फिर उसके बाद नीति शास्त्र का जो पहली यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल्य, तो मूल्य व उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें सबसे पहले मूल्य की परिभाषा दी गई है। तो एक मानक परिभाषा है, उसके बाद में उसका उदाहरण दिया गया है मूल्यों का। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ दार्शनिक हैं जिन्होंने या विचारक जैसे गेराल्ड बर्ड महोदय हैं, इन्होंने मूल्य को परिभाषित किया है। फिर एडम स्मिथ ने मूल्य को परिभाषित किया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी टॉपिक्स को समायोजित किया गया है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप उन्हें हल करने में सक्षम होंगे। फिर ऐसे मूल्यों की सूची दी गई है जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे सामाजिक पद, लिंग समानता, धार्मिक सहिष्णुता, संपत्ति का अधिकार, शादी और परिवार के आदर्श। फिर आगे देखेंगे ऐसे मूल्यों की सूची है जो सर्वव्यापक और शाश्वत हैं, ठीक है, जैसे सत्य है, समानता है, न्याय है, ईमानदारी है, दया है। तो ये हर समाज में हर परिस्थिति में हमेशा शाश्वत है, हमेशा विद्यमान रहते हैं, बदलते नहीं हैं। फिर मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है। फिर परिवार की भूमिका को दार्शनिकों के दृष्टिकोण से किस तरीके से वो देखते हैं, जैसे अगस्त कॉम्टे हैं, मैक्स वेबर हैं। फिर परिवार से प्राप्त मूल्यों की सूची दी गई है। आगे इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका को परिभाषित किया गया है कि समाज किस प्रकार मूल्यों के विकास में अपना योगदान देता है। इनमें जॉन डुवे हैं, मैक्स वेबर हैं, रूसो हैं, इन सभी के विचार हैं। साथ ही समाज से प्राप्त मूल्यों की सूची दी गई है कि किस प्रकार मूल्य विकसित करने में समाज भूमिका निभाता है। अगला, मूल्य विकसित करने में शिक्षण संस्थान किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, इन्हें बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थानों की भूमिका के बाद में कि मूल्य जो है परंपरागत मूल्य और आधुनिक मूल्य में किस प्रकार मूल्य हैं, किस प्रकार से विभाजित हैं, और वे कौन कौन से परंपरागत मूल्य हैं और वे कौन कौन से आधुनिक मूल्य हैं और इनके मध्य अंतर क्या है, इसे दर्शाया गया है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो विद्वान और महापुरुषों के विचार दिए गए हैं कि भाई कैसे परंपरागत मूल्य, और उन पर उदाहरण केस स्टडी दिया गया है। जैसे इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया, उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक निर्णयों में बराबरी का स्थान दिलाया। ये भारतीय समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा, नौकरी और समान अधिकारों की दिशा में उसके बाद से काफी प्रगति हुई, जो क्या है महिला सशक्तिकरण और समानता एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मूल्य है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और समानता पर हम बल दे रहे हैं। फिर हमारी अगली यूनिट स्टार्ट होती है, यूनिट 2, जिसका नाम है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। तो पहले एटीट्यूड की परिभाषा दी गई है कि एटीट्यूड है क्या। तो आप सब जानते होंगे एटीट्यूड एक मानसिक या भावनात्मक दृष्टिकोण होता है जो किसी व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर विलियम मैकडॉगल ने किस तरीके से एटीट्यूड को परिभाषित किया है। फिर गार्डन ऑलपोर्ट ने किस तरीके से एटीट्यूड को परिभाषित किया है। तो ये एक ही विषय की या एक ही
टॉपिक की 2-3 परिभाषा देने का उद्देश्य ये है कि कभी अगर एक ही टॉपिक पर 3-4 सवाल एक ही एग्जाम में आ जाए, जैसे यूपीपीसीएस में कभी कभार होता है, तो आप उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखने में सक्षम रहें। ये नहीं कि आपके पास एक ही परिभाषा है और आप उसे ही बार बार दोहरा रहे हैं 3 प्रश्नों में एक ही चीज, तो एग्जामिनर पे हो सकता है आप कम नंबर दे, लेकिन इस तरीके से आप अधिकतम नंबर हासिल करेंगे। फिर अभिवृत्ति के घटक कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक। तो इन्हें उदाहरण व विद्वानों और दार्शनिकों के दृष्टिकोण से समझाया गया है। फिर अभिवृत्ति या निर्माण या परिवर्तन संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं, इन्हें बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे अभिवृत्ति के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, तो इन्हें विशिष्ट तरीके से बताया गया है, उदाहरण सहित बाकायदा, और जो हमारे दार्शनिक हैं उनके विचारों सहित। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभिवृत्ति के कार्य के पश्चात में अभिवृत्ति और मूल्य में अंतर क्या है, कि अभिवृत्ति और मूल्य एक दूसरे से अलग कैसे हैं, उन्हें विभिन्न दृष्टिकोण और विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाया गया उदाहरण सहित। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है अभिवृत्ति और मत में किस तरीके से अंतर है। अभिवृत्ति और मत के अंतर के बाद में हम चलते हैं और आगे देखते हैं अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार का महत्व क्या है। इस पर यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों ने सवाल पूछे हैं, तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है विश्वासोत्पादक संचार। न्यायपूर्ण शासन और पारदर्शिता में सुधार होता है, नैतिक और सामाजिक बदलाव में योगदान देता है, समाज में समानता की दिशा में प्रगति करता है होती है इससे, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। फिर अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुनय या समझाना बुझाना, ठीक है, परसुएशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसकी एक मानक परिभाषा दी गई है। फिर एक दार्शनिक क्लार्क हुल हैं, उनके अनुसार अनुनय क्या है वो बताया गया है। फिर प्रशासन में अनुनय की उपयोगिता क्या होती है, ठीक है, तो विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, जैसे न्यायपालिका और कानूनों के पालन में सुधार होता है, शासन में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से अनुनयन या परसुएशन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे हमने बताया। फिर अभिवृत्ति का सामाजिक प्रभाव क्या होता है, तो उसकी परिभाषा दी हमने। फिर सामाजिक प्रभाव के विभिन्न प्रकार हैं। सामाजिक प्रभाव के विभिन्न प्रकारों में जैसे एक है अनुपालन, दूसरा है आत्मसातीकरण, तीसरा है अनुरूपता, चौथा है प्रतिरोधिता और पांचवा है आज्ञाकारिता, ठीक है, आज्ञाकारिता या अधीनता, जिसे अविडेंस कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभिवृत्ति के सामाजिक प्रभाव को किस तरीके से सामाजिक प्रभाव की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। फिर अभिवृत्ति के सामाजिक प्रभाव की प्रशासन में उपयोगिता क्या होती है, इन्हें बताया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अभिवृत्ति के अगला जो टॉपिक है नैतिक अभिवृत्ति, तो नैतिक अभिवृत्ति की परिभाषा देखते हैं। फिर नैतिक अभिवृत्ति प्रशासन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है ये देखते हैं। और नैतिक अभिवृत्ति के बाद हमारा अगला टॉपिक है राजनीतिक अभिवृत्ति। तो राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, फिर उसके बाद राजनीतिक अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, या राजनीतिक अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उनका विवरण दिया गया है उदाहरण सहित। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लोक सेवकों की जो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति होती है और अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति होती है वो है क्या और उनके मध्य अंतर क्या है, इन्हें दर्शाया गया है बहुत बार एग्जाम। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अभिवृत्ति और अभिक्षमता के मध्य क्या अंतर है, क्योंकि अभिवृत्ति एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, इनके मध्य क्या अंतर है सिद्धांत के स्तर पे, प्रभाव के स्तर पे, ठीक है, और मूल क्या है इन दोनों का। फिर उसके बाद में विकास किस प्रकार होता है, प्रेरणा का स्रोत, तो ये मतलब अंतर के आधार हैं। इस प्रकार अभिवृत्ति और अभिक्षमता में विभिन्न प्रकार अंतर किया गया है। फिर अभिवृत्ति और विश्वास के बीच प्रमुख अंतर क्या है, तो इनको भी उन्हीं तरीके से दर्शाया गया है कि परिभाषा के स्तर पे, स्थिरता के स्तर पे, भावनात्मक संबंध के स्तर पे किस प्रकार अभिवृत्ति और विश्वास एक दूसरे से अलग है। फिर अभिवृत्ति और रुचि के मध्य क्या अंतर है, तो दोनों चीजें अलग हैं, इन्हें दर्शाया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब टॉपिक के अंदर एक भी ऐसा आयाम नहीं है जिसे हमने छोड़ा हो, हर वो चीज कवर करने की कोशिश की है जो जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। फिर उसके बाद में देखिए तीसरी यूनिट है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इसमें देखिए अभिक्षमता की परिभाषा पहले दी गई है, तो बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए मुझे। तो मैंने क्या कहा कि हर टॉपिक की एक सामान्य परिभाषा है, फिर उसके बाद दार्शनिकों के अनुसार परिभाषा है, जिससे कि आपको अगर एक ही टॉपिक पर 2-3 सवाल आ जाते हैं तो लिखने में कोई दिक्कत ना हो, आपके पास 2-3 डिफिनीशन रहे एक टॉपिक पर।
फिर उसके बाद अभिरुचि, अभिरुचि की परिभाषा दी गई है। फिर अभिरुचि की विशेषताएं क्या होती हैं ये बताया गया है। तो अभिरुचि की विशेषताओं के बाद में आगे बताया गया है कि अभिरुचि एक सिविल सेवक के लिए कैसे उपयोगी है। तो जैसे समस्या का समाधान करने में त्वरित सीखने की क्षमता बताती है अभिरुचि, नवाचार को कैसे, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, तो ये सब गुण हैं जो अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। फिर अभिरुचि और रुचि में क्या अंतर है, इन पे भी सवाल आ चुका है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, तो सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य होता क्या है। फिर उसके बाद सिविल सेवा के लिए जो प्रमुख बुनियादी मूल्य है सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा को बताया गया है। तो सत्यनिष्ठा की एक सामान्य परिभाषा, फिर वो गांधी जी के अनुसार सत्यनिष्ठा क्या है इसे बताया गया है। फिर एक प्रसिद्ध दार्शनिक है इमैनुअल कांट, उन्होंने सत्यनिष्ठा को कैसे परिभाषित किया है बताया गया है। फिर सत्यनिष्ठा सिविल सेवा या सिविल सेवकों के लिए कैसे प्रासंगिक है उसे बताया गया है विभिन्न पॉइंट में। ठीक है, भ्रष्टाचार से मुक्ति है, प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में, नैतिक नेतृत्व प्रदान करने में, न्याय की स्थापना में। तो ये सारे पॉइंट हैं जो सत्यनिष्ठा की प्रासंगिकता, लाभ या महत्व को प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे देखिए आप कि सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आया था तो बहुत लोग ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई क्या लिखें। तो दार्शनिकों ने किस तरह का, दार्शनिकों का क्या व्यू रहा है, किस प्रकार से उन्होंने सत्यनिष्ठा को देखा है ये बता रहा है ये। ठीक है, जैसे भारतीय दार्शनिक परंपरा है, फिर उसी तरीके से आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण क्या कहता है, चाणक्य का क्या विचार है, भीमराव अम्बेडकर का क्या है, पंडित नेहरू का है। ठीक है, जो पश्चिमी दार्शनिक हैं उनके क्या मत है सत्यनिष्ठा पर, इस तरीके से हमें इसे टैकल करना था। फिर अगला हमारा बुनियादी मूल्य है समर्पण, तो समर्पण को हमने इसी तरीके से बताया है। फिर अगला हमारा समर्पण हो गया। समर्पण के बाद हम देखते हैं कि अगला हमारा बुनियादी मूल्य है उत्तरदायित्व, तो उत्तरदायित्व की भी परिभाषा दी गई है। ठीक है, एक सामान्य परिभाषा एक स्टुअर्ट मिल ने परिभाषित किया है। फिर उत्तरदायित्व सिविल सेवा में कैसे प्रासंगिक है, विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, जैसे पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने में, न्याय और समानता की स्थापना में, विकास और सामाजिक कल्याण में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तरदायित्व के बाद में हमारा अगला जो बुनियादी मूल्य है वो है सहनशीलता। ठीक है, तो एक सामान्य परिभाषा, फिर उसके बाद सहनशीलता या कह सकते हैं आप सहिष्णुता। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किस तरीके से इसे बताया है। फिर सहिष्णुता या सहनशीलता की सिविल सेवा में क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, तो एक सामाजिक विविधता का सम्मान, निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने में, धार्मिक और सांस्कृतिक सद्भाव बनाए रखने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहेंगे कि सहिष्णुता कितना महत्वपूर्ण है सिविल सेवा में, भ्रष्टाचार की रोकथाम, संघर्ष समाधान। ठीक है, तो और इसमें उदाहरण है बहुत सारे, जैसे एक IAS अधिकारी हैं श्रीनिवास तिवारी जी ने, इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संघर्षों का समाधान किया, जो इनकी सहिष्णुतापूर्ण नीतियों और उनकी समझ को दर्शाता है। ठीक है, फिर अगला बुनियादी मूल्य है निष्पक्षता, तो निष्पक्षता की परिभाषा वैसे पहले, फिर इमैनुअल कांट ने कैसे परिभाषित किया है, फिर उसके बाद निष्पक्षता सिविल सेवा के लिए कैसे प्रासंगिक है ये बताया गया है। जैसे भ्रष्टाचार, समान न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता में वृद्धि। तो ये सब आप देख रहे होंगे कि केवल सामान्य टॉपिक ही नहीं है, उसमें उदाहरण दिए गए हैं बाकायदा, जो हमारे महत्वपूर्ण लोक सेवक रहे हैं जिन्होंने अपने काम से एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जो उदाहरण बने हैं उन्हें लिखा गया है। जैसे शशि थरूर हैं हमारे पूर्व मंत्री और सांसद, इन्होंने अपनी नीतियों और निष्पक्षता बनाए रखा, तो उसे भी दर्शाया गया है। ठीक है, हम किसी पार्टी विशेष पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जैसा काम किया है उसे। फिर अगला बुनियादी मूल्य है गैर तरफदारी, तो गैर तरफदारी क्या होती है। ठीक है, इसे किस तरीके से दार्शनिकों ने परिभाषित किया है। फिर एक जनरल सवाल आ जाता है कि गैर तरफदारी और निष्पक्षता के बीच प्रमुख अंतर क्या है, तो इनकी परिभाषा के स्तर पर क्या अंतर है, आवश्यकता के स्तर पर क्या अंतर है। फिर गैर तरफदारी और निष्पक्षता के मध्य विचारों की समावेशन, प्रतिक्रिया, न्याय और निर्णयन, परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण, आधार और इनका उद्देश्य क्या होता है, इस स्तर पर भी विभिन्न अंतर हमें दृष्टिगत होते हैं। फिर अगला बुनियादी मूल्य है प्रतिबद्धता, तो प्रतिबद्धता को भी इसी तरीके से दर्शाया गया है। और अगला बुनियादी मूल्य हम देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठा और निष्ठा, तो वस्तुनिष्ठा और निष्ठा को पहले परिभाषित किया गया है, फिर इनका क्या महत्व है ये बताया गया है। फिर वस्तुनिष्ठा और निष्ठा के मध्य अंतर क्या होता है उदाहरण सहित दर्शाया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से ये पूरा दर्शाया गया है। फिर आगे बढ़िए और आप देखिए कि अगला जो हमारा
मूल्य है सहानुभूति, समानुभूति और करुणा। तो इनका पहले तो व्यवस्थित डेफिनेशन दी गई, उदाहरण दिए गए, फिर तीनों के मध्य बेसिक अंतर क्या है उन्हें दर्शाया गया उदाहरण सहित। ठीक है, फिर आगे देखिए कि अगला टॉपिक जो हमारा है कि सहानुभूति, समानुभूति और करुणा की सिविल सेवा के लिए प्रासंगिकता क्या है सिविल सेवा में। तो इन्हें विभिन्न दृष्टिकोण से दर्शाया गया, क्योंकि ये तीन बहुत ही बुनियादी मूल्य हैं और इनका होना व्यक्ति के जो एक लोक सेवक होता है उसके नजरिए को बहुत ही जनोन्मुख बनाता है। वो जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझ के सॉल्व करता है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर है, इन्होंने 1990 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें क्या है सहानुभूति और करुणा का हमें दर्शन होता है उनकी नीतियों में। फिर आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि अगला टॉपिक क्या है या हमारा बुनियादी मूल्य है लोक सेवा के प्रति समर्पण और सेवा भाव। तो समर्पण क्या होता है, फिर सेवा भाव क्या होता है, फिर समर्पण पर गांधी जी के क्या दृष्टिकोण है, फिर सेवा भाव पर गांधी जी का क्या दृष्टिकोण है, फिर सिविल सेवा में इनकी प्रासंगिकता क्या है दोनों की। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से बुनियादी मूल्यों को समावेशित कर समायोजित किया है कि उनके हर आयाम को कवर कर लिया जाए। फिर साहसपूर्ण दृढ़ता होती क्या है, अरस्तू ने कैसे बताया है। फिर साहसपूर्ण दृढ़ता की सिविल सेवा में क्या प्रासंगिकता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है तटस्थता और गुटनिरपेक्षता। तो दोनों को परिभाषित किया गया है। परिभाषित करने के बाद में बताया गया है भाई दोनों अलग कैसे हैं। फिर तटस्थता सिविल सेवक के लिए कैसे प्रासंगिक है, गुटनिरपेक्षता कैसे प्रासंगिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना व्यवस्थित ढंग से उदाहरण सहित मानक परिभाषा सहित हर चीज को बनाया गया है। फिर अगली यूनिट है यूनिट 4 संवेगात्मक बुद्धिमत्ता। तो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता होती क्या है, एक जनरल परिभाषा। फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के घटक या तत्व बता दिए गए। फिर उसके बाद अरस्तू ने कैसे संवेगात्मक बुद्धिमत्ता को देखा। फिर बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं डेनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस पर लिखने में या इस पर अध्ययन करने में इनके अनुसार क्या है। ठीक है, तो डेनियल गोलमैन के अनुसार फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता के मध्य अंतर क्या होता है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्हें उदाहरण के स्तर पे मुख्य उद्देश्य इनका क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, इस तरीके से इनके मध्य अंतर किया गया है। फिर आप देखेंगे संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो मुख्य रूप से जो इनके 5 घटक हैं उन्हें याद रखिए, वो विशेषताएं हैं, कुछ और लिख दीजिए। फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, अन्य विशेषताएं और क्या है, ये हो गई। फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के आयाम क्या है। ठीक है, तो जो इनके घटक हैं वो इनके आयाम बन के निकलते हैं, उन्हें हम उदाहरण सहित बताएंगे। जैसे देखिए पहला उदाहरण है, पहला जो इसका घटक है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। तो उसे गांधी जी के उदाहरण लेके बताया गया है। दूसरा क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन। इसमें नेल्सन मंडेला का उदाहरण हम देखते हैं। फिर मोटिवेशन, तीसरा प्रेरणा। इसमें मैरी क्यूरी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रही, इनका उदाहरण देखते हैं। फिर अगला जो इसका आयाम है सहानुभूति में मदर टेरेसा से जबरदस्त एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा। फिर सामाजिक कौशल 5वां उदाहरण है। इसमें स्टीव जॉब्स का देखिए कि उन्होंने किस तरीके से उत्कृष्ट सामाजिक कौशल का अपने उपयोग किया और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी की स्थापना कर दी। फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का विकास कैसे हम लोगों में करते हैं, तो इनके तत्वों की चर्चा की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग क्या है, या संवेगात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन पर चर्चा की हमने उदाहरण के साथ में। फिर आगे बढ़ें और देखते हैं कि क्रोध क्या है। जैसे देखिए आप क्रोध को संवेगात्मक बुद्धिमत्ता में इसलिए क्योंकि क्रोध एक नकारात्मक संवेग है हमारा। ठीक है, तो क्रोध क्या होता है, फिर क्रोध पर दार्शनिकों के क्या विचार हैं, चाहे अरस्तू हैं, फिर उसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे। फिर क्रोध के दुष्परिणाम क्या होते हैं, इनकी पूरी चर्चा की हमने। फिर क्रोध से बचने के उपाय क्या होने चाहिए, उन पर हमने ध्यान दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा, उन्हें देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कितना मतलब व्यवस्थित ढंग से पुस्तक को समायोजित किया गया है कि पढ़ने में समझने में कोई परेशानी होने वाली है ही नहीं किसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमारी अगली यूनिट है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लिया गया है। फिर गांधी जी के विभिन्न विचार, जैसे सत्य और ईश्वर पर उनके क्या विचार हैं, अहिंसा पर गांधी जी के क्या विचार हैं।
सत्याग्रह क्या है गांधी जी के अनुसार, ठीक है, उस पर। साथ ही केवल इसमें गांधी जी के विचार नहीं है, उस संबंधित विषय या टॉपिक पर जो अन्य महान दार्शनिक हुए हैं उनके क्या विचार हैं। जैसे जैसे सर्वोदय की बात करें तो सर्वोदय में जॉन रॉल्स का दृष्टिकोण क्या है, जैसे लुई फर्डिनेंड सेलिन ने उन पे क्या विचार दिए हैं। गांधी जी का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इस पर कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ के विचारों को भी दर्शाया गया है। फिर गांधी जी के अनुसार 7 पापों की संकल्पना, तो जो गांधी जी उससे बहुत ही महत्वपूर्ण है नीति शास्त्र या नैतिक विचार के उनका, ठीक है। जैसे बिना काम की धन, सिद्धांत बिना राजनीति, अंतःकरण के बिना सुख, चरित्र बिना ज्ञान, नैतिकता बिना व्यापार, मानवता बिना विज्ञान, त्याग बिना पूजा, ये 7 डेडली सिंस हैं। फिर एकादश व्रत की बात की है गांधी जी ने, जिनका पालन हर व्यक्ति को अपने सामाजिक जीवन में करना चाहिए, हर प्रशासक को करना चाहिए। फिर गांधी जी की वर्तमान प्रासंगिकता को हमने दर्शाया है कि उनका जो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है किस तरीके से प्रासंगिक है, सत्याग्रह है, सर्वोदय है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ठीक है। तो जो भी गांधी जी के सिद्धांत है वर्तमान में किस प्रकार प्रासंगिक है। फिर ये विचारधाराओं में अंतर पूछा जाता है एथिकल दृष्टिकोण से कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच प्रमुख अंतर क्या है, ठीक है। फिर इसी तरीके से गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में और सवाल आते हैं कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों के मध्य वर्ण व्यवस्था पर क्या अंतर है, जो इनके सामाजिक विचार है उनका एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था पर विचार गांधी जी के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आपको पता चल रहे हैं इस प्रकार उदाहरण सहित। फिर उसके बाद अगला है हमारा कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में क्या अंतर है। इन पे भी यूपीएससी ने पूछा है, जीएस में भी पूछा है, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ये। फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो अगले नैतिक विचारक हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो इनके विभिन्न दृष्टिकोण पर नैतिक विचार क्या है, जैसे शिक्षा पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर, समाज और राष्ट्र निर्माण पर, धर्म पर इनका क्या विचार है, नैतिकता और नेतृत्व पर, प्रेरणा और आत्मविश्वास पर। तो विभिन्न आयामों में हमने इन्हें बांटा है। फिर अगले रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है। बहुत सारे विचारक हमने इसमें मतलब एक भी नहीं छोड़े जो भी इंपॉर्टेंट हैं। चाणक्य हो गए, ठीक है। चाणक्य के बाद में आप देख रहे हैं राम मनोहर लोहिया हैं। राम मनोहर लोहिया के जो विचार हैं, राम मनोहर लोहिया के बाद में आप देखिए दीनदयाल उपाध्याय, इनका आध्यात्मिक मानवतावाद का सिद्धांत बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसके बाद में हमने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार हैं, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, ठीक है, धार्मिक विचार, नैतिक विचार की किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है उन सब को देखा। फिर बौद्ध धर्म एवं दर्शन है। इसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म एवं दर्शन को हमने लिया है, ठीक है। सारी चीजों की उनके विचार क्या है, मूल तत्व, उनकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक सभी क्षेत्रों में, ठीक है। फिर राजा राम मोहन राय हो गए। राजा राम मोहन राय के बाद में आगे आप देखेंगे अरविंद घोष के जो भी नैतिक विचार हैं उन्हें समायोजित किया गया है। अरविंद घोष के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार हैं, राष्ट्रवाद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, पंथ निरपेक्षता पर, लोकतांत्रिक समाजवाद पर, वैज्ञानिक मानवतावाद पर, विदेश नीति पर उनका जो सिद्धांत है, ठीक है, पंचशील सिद्धांत, इन सबको नैतिक दृष्टिकोण से देखा गया है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है। फिर कुछ महत्वपूर्ण जो विदेशी या पश्चिमी दार्शनिक हैं उसमें देखिए विश्व के महान दार्शनिक है, जैसे जेरेमी बेंथम को लिया गया है। जेरेमी बेंथम के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल को आप देख रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को देखा गया है। दोनों के विचारों के मध्य प्रमुख अंतर क्या है उनको भी हम आगे दर्शाए हैं, और उदाहरण के साथ कि किस तरीके से वो सुख की गुणवत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण के लिए सरकारी हस्तक्षेप, प्राकृतिक अधिकार, आधुनिक समाज में महिलाओं के अधिकार को लेकर दोनों के विचारों के मूल तत्व क्या है, उनमें अंतर क्या है, ये दर्शाया गया है। फिर जो ग्रीक दार्शनिक है महान हमारे 3, सुकरात, उनका सद्गुण और नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है। फिर प्लेटो हैं अगले, तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत ये। फिर उसके बाद अरस्तु हमें देखेंगे, तो अरस्तु का सिद्धांत है, ठीक है, अरस्तु। फिर इन तीनों के विचारों के मध्य समानता क्या है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और इनके मध्य अंतर क्या है, इन्हें दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत ही व्यापक आयाम में
कि एग्जामिनर अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं, चाहे हीगल हो, ठीक है, सभी के विचारों को दर्शाते हुए हमने कंप्लीट रूप से उन्हें उदाहरण सहित दर्शाया है। और सबसे बड़ी बात पॉइंट फॉर्म में, कि आप केवल क्या करें, अगर किताब को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में तो आना पक्का है, क्योंकि इतनी सरल भाषा में, इतना सहज रूप में इसे रखा गया है उदाहरण सहित, दार्शनिकों के विचारों सहित, कि आप रट के लिख सकते हैं एथिक्स। फिर देखिए कार्ल मार्क्स के विचार दर्शाए गए हैं। कार्ल मार्क्स के बाद आप आगे देखते हैं मैक्स वेबर को भी दर्शाया गया कि किस तरीके से नैतिक दृष्टिकोण में या नैतिकता की स्थापना में उनके विचार आवश्यक हैं, चाहे वो व्यावसायिकता और विशेषज्ञता को लेकर हो, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एंड प्रोफेशनलिज्म, फिर रिलेशनशिप स्थापित करनी हो रिलीजन और पॉलिटिक्स में, उनके जो विचार हैं उस पर, पावर एंड अथॉरिटी पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैक्स वेबर के जो विचार हैं उन्हें भी दर्शाया गया है। फिर अगले जो हमारे हैं अगले विचारक हैं वो इस तरीके से यहाँ विचारकों का योगदान खत्म होता है सारे। और अगला यूनिट हमारा सेकंड लास्ट है लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य या सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र। तो इसमें सिविल सेवा की परिभाषा क्या होती है, अधिक मानक परिभाषा होना चाहिए, हम लोग सिविल सेवक बनने वाले हैं तो होती क्या सिविल सेवा है ये पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद पैट्रिक महोदय हैं, उन्होंने कैसे सिविल सेवा को परिभाषित किया है। फिर इसके जो मुद्दे हैं इसमें, तो एक नैतिक चिंता एक तत्व उभर के आता है। तो नैतिक चिंता है क्या, उसके उदाहरण। फिर उसके बाद नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा में अंतर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा बार बार न लिखना पड़े, ठीक है। तो इनमें अंतर क्या होता है और उन अंतरों को उदाहरण के साथ दर्शाया गया है किस तरीके से नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा हो। फिर अगला टॉपिक है निजी और सार्वजनिक संस्थानों के मूलभूत मुद्दों पर, ठीक है, कौन कौन से ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जो इस विषय पर उभर कर आते हैं। फिर अगला है कि निजी संस्थानों के मूलभूत मुद्दे जो हैं उनका निराकरण कैसे करें, चाहे वो लाभ प्राप्ति हो, एम्प्लॉयज का वेलफेयर हो, कर्मचारियों के कल्याण की बात हो, ठीक है, उन्हें कैसे हम सुनिश्चित करें। फिर सार्वजनिक संस्थानों के मूलभूत मुद्दों का निराकरण कर लिया हमने। फिर निराकरण करने के बाद आगे बढ़ते हैं और नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा की भूमिका को देखेंगे। तो इनको ये होते क्या है, इनकी उदाहरण, फिर उसके बाद इनकी क्या भूमिका होती है ये हमने दर्शा दिया। फिर आप देखिए कि विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा में अंतर को भी दर्शाया गया है उदाहरण सहित, जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि होता क्या है, कैसे है, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। हर चीज को मतलब बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से बनाया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और निधि व्यवस्था में कि जो नैतिक मुद्दे हैं, चाहे मानवाधिकार का मुद्दा हो, सार्वभौमिक न्याय सुनिश्चित करने का, सहयोग बनाम संप्रभुता, क्योंकि बहुत सारे जो देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसे कुछ लोग उनके संप्रभुता पर के उल्लंघन के मामले में देखते हैं, तो इस दृष्टिकोण को भी। फिर विकसित और विकासशील देशों के बीच जो असमानता का मुद्दा है, वैश्विक पर्यावरणीय संकट का मुद्दा है, ठीक है, कर्ज का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता का, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, इन पे चर्चा की गई है, उदाहरण दिए गए हैं बाकायदा। फिर प्रमुख नैतिक मुद्दों का समाधान कैसे हो, उन्हें उदाहरण सहित दर्शाया गया है कि ये उपाय हैं जिन्हें नैतिक दृष्टि से किया जाए, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है या विश्व शांति की हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन बनाया गया है, वो अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके। फिर कारपोरेट शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एथिक्स में सवाल आता है इससे। तो पहली बात तो इसे होता क्या है, जनरल परिभाषा, फिर एक मानक परिभाषा, फिर कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसका इस पे क्या दृष्टिकोण है, फिर इंटरनेशनल स्तर पर OECD ने इस पे क्या सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कारपोरेट शासन व्यवस्था का प्रशासन में क्या महत्व है, ठीक है, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने में, नैतिक संचालन में, तो इन सबको भी व्यवस्थित ढंग से उदाहरण सहित हमने दर्शाया है इसमें। फिर कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित जो मुद्दे हैं और उनके समाधान, उन पर हमने चर्चा किया है, ठीक है, कि कारपोरेट गवर्नेंस के कौन कौन से मुद्दे होते हैं और उनका समाधान क्या हो समुचित। आगे देखिए अगला टॉपिक है विवेक का संकट, ठीक है, मोरल डिलेमा जिसे कहते हैं। तो विवेक का संकट है क्या, फिर यह संकट आमतौर पर किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, फिर विवेक के संकट के उदाहरण कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा, फिर विवेक के संकट में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या हो, उन्हें लावासना की बात की गई है। आचरण संहिता का पालन किया जाए, जैसे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 है, उसका सख्ती से पालन हो। ईमानदारी को प्रोत्साहन दिया जाए, इंटीग्रिटी अवार्ड एक उदाहरण है, ठीक है, तो एक नैतिकता हो गया। फिर दूसरा संवैधानिक उपाय क्या है हमारे, उन पे चर्चा की गई है।
तीसरा फिर कानूनी उपाय, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, तो ये हमारे कानूनी उपाय हैं। फिर योजनागत उपाय की कौन सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं जिससे कि नैतिकता या प्रशासनिक नैतिकता को सुनिश्चित किया जाए। कुछ नवाचारी पहले हैं, ठीक है, उनकी चर्चा की गई है। एक चेतना कार्यक्रम है, गुजरात में सिविल सेवकों के लिए नैतिकता पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित करता है, प्रभावशाली रहा है। और बहुत सारे अन्य उपाय हैं, जैसे लोक सेवा में सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रशासनिक नैतिकता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा ईमानदारी। ईमानदारी की परिभाषा क्या है, गांधी जी ने कैसे ईमानदारी को परिभाषित किया है, इमैनुअल कांट ने कैसे परिभाषित किया है, फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, कांट का, प्लेटो का, गांधी जी के अनुसार जॉन रॉल्स का है, अरस्तु का सद्गुण है, थॉमस हॉब्स हैं, कन्फ्यूशियस हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत कि हमने ईमानदारी के दार्शनिक आयाम को समझा। फिर उदाहरण देखिए ईमानदारी के दार्शनिक आयाम के लिए कि रामराज्य की अवधारणा की बात, एक उदाहरण में सिंगापुर के ली कुआन यू, ये अपने जो है सिंगापुर में भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर भारत में मनरेगा योजना को पारदर्शिता सुनिश्चित करके इसमें जो डिजिटलीकरण और सोशल ऑडिट के माध्यम से, तो ये एक उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए थॉमस जेफरसन का एक स्टेटमेंट भी हमें ईमानदारी पर दिखता है कि ईमानदारी शासन का सर्वोत्तम सिद्धांत है, इसका पालन करना चाहिए। फिर भारतीय प्रशासन में ईमानदारी का महत्व, तो अगर ईमानदारी होगी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि आधारभूत और बुनियादी मूल्य है सिविल सेवा का। तो उदाहरण देखिए, जैसे दिल्ली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जन लोकपाल अधिनियम लाया गया, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई, ठीक है। तो ये जनता का विश्वास और प्रशासनिक सेवा के प्रति बढ़ाता है। फिर बहुत सारे आप पॉइंट देख रहे होंगे, सब में उदाहरण दिए गए हैं, व्यवस्थित और मानक उदाहरण, ठीक है। फिर अगला हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आचरण संहिता। तो आचरण संहिता पे बहुत बार और हर बार सवाल आता है, ठीक है। इसे देखिए आपकी आचरण संहिता होती क्या है, इसकी मानक परिभाषाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने कैसे परिभाषित किया है, इमैनुअल कांट का क्या विचार रहा है। फिर भारतीय प्रशासन में आचरण संहिता की आवश्यकता क्यों है, इस पर हमने बहुत अच्छे ढंग से बात की उदाहरण सहित, ठीक है। जैसे भ्रष्ट आचरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करना हो, संविधान के आदर्शों का पालन करना हो, इन सब में क्या है, आचरण संहिता महत्वपूर्ण है। फिर आचरण संहिता और नीति संहिता के मध्य अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हमने दर्शाया है विभिन्न खंडों में, ठीक है, विभिन्न तत्वों के आधार पर, उनकी परिभाषा, प्रकृति, लचीलापन, उल्लंघन पर दंड है कि नहीं है, इन सब मानकों के आधार पर। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारदर्शिता। पारदर्शिता होती क्या है, एक जनरल परिभाषा। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कैसे परिभाषित किया है, गांधी जी का क्या विचार है पारदर्शिता पर। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, तो ये कैसे भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, इसकी चर्चा की गई है। फिर आगे जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसकी सीमाओं की चर्चा की गई है। तो हम देख रहे हैं कितने व्यवस्थित ढंग से। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक नागरिक चार्टर है हमारा, ठीक है, होता क्या है, इसकी परिभाषा, फिर इसकी उपयोगिता, लाभ क्या है। फिर आगे देखिए इसकी सीमाएं बताई गई हैं, कमियां, चुनौतियां, फिर इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए, ठीक है, सब में उदाहरण दिया गया है टू दी पॉइंट। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्य संस्कृति है, कार्य संस्कृति की परिभाषा दी गई है। देखिए विश्व आर्थिक मंच ने कार्य संस्कृति को कैसे परिभाषित किया है। फिर नकारात्मक कार्य संस्कृति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। और फिर सकारात्मक कार्य संस्कृति क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, नकारात्मक कार्य संस्कृति के परिणाम क्या होते हैं, सकारात्मक कार्य संस्कृति के क्या परिणाम होते हैं। कार्य संस्कृति पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, और एप्पल है। तो ये सब बहुत ही शानदार उदाहरण है कार्य संस्कृति के। फिर सेवोत्तम मॉडल, तो लोक सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के संबंध में और नागरिकों तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस अवधारणा का विकास किया गया, सेवोत्तम मॉडल का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 कंपोनेंट मुख्य रूप से होते हैं। एक है प्रभावी जो है सिटीजन चार्टर का कार्यान्वयन हो, दूसरा सार्वजनिक शिकायतों का समाधान हो, और तीसरा क्या है, सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता हो, ठीक है। तो 3 तत्वों के आधार पर हम सेवोत्तम मॉडल का विश्लेषण करते हैं। फिर नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने 7 उपाय मॉडल का एक सिद्धांत दिया था। तो इसे हमने देखा उदाहरण सहित इनको कि इनका महत्व क्या है इस सिद्धांत का।
फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक निधि से संबंधित मुद्दे क्या हैं और उनसे संबंधित समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित। ठीक है, इसे हमने देखा। फिर आप देख रहे हैं उनका समाधान कैसे किया जाए इन मुद्दों। ठीक है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता के माध्यम से। ठीक है, सार्वजनिक नीतियां जो होती हैं उनका क्रियान्वयन करना, उनकी निगरानी करना, आर्थिक प्रबंधन करना, बजट निर्माण, सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे कार्य हैं एक लोक सेवक के। और यही एक वजह भी है कि लोग लोक सेवक बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए काम करने का। फिर सिविल सेवा या लोक सेवक के कार्यों के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का विवरण उदाहरण सहित दिया गया है। आगे इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, ठीक है, उन पर बात की गई कि पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न समितियों के क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, हर चीज को बाकायदा उदाहरण सहित सरकार के प्रयास सहित रखा गया है। फिर प्रशासनिक नैतिकता अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये होती क्या है, इसकी एक मानक परिभाषा। फिर भारतीय प्रशासन में प्रशासनिक नैतिकता के पतन के क्या कारण हैं, उन कारणों को दर्शाया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है भारतीय प्रशासन में प्रशासनिक नैतिकता को हम स्थापित कैसे करें। तो इसे कई आयाम में बांट के बताया गया है। जैसे आप देखेंगे नैतिक उपाय है कि नैतिकता पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाए, उदाहरण देखिए लावासना की बात की गई है। आचरण संहिता का पालन किया जाए, जैसे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 है, उसका सख्ती से पालन हो। ईमानदारी को प्रोत्साहन दिया जाए, इंटीग्रिटी अवार्ड एक उदाहरण है। ठीक है, तो एक नैतिकता हो गया। फिर दूसरा संवैधानिक उपाय क्या है हमारे, उन पर चर्चा की गई है। तीसरा फिर कानूनी उपाय, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, तो ये हमारे कानूनी उपाय हैं। फिर योजनागत उपाय की सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं जिससे कि नैतिकता या प्रशासनिक नैतिकता को सुनिश्चित किया जाए। कुछ नवाचारी पहले हैं, ठीक है, उनकी चर्चा की गई है। एक चेतना कार्यक्रम है गुजरात में सिविल सेवकों के लिए, नैतिकता पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित करता है, प्रभावशाली रहा है। और बहुत सारे अन्य उपाय हैं, जैसे लोक सेवा में सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रशासनिक नैतिकता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा ईमानदारी। ईमानदारी की परिभाषा क्या है, गांधी जी ने क्या कैसे ईमानदारी को परिभाषित किया है, इमैनुअल कांट ने कैसे परिभाषित किया है। फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, कांट का, प्लेटो का, गांधी जी के अनुसार जॉन रॉल्स का है, अरस्तु का सद्गुण है, थॉमस हॉब्स है, कन्फ्यूशियस है। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत कि हमने ईमानदारी के दार्शनिक आयाम को समझा। फिर उदाहरण देखिए ईमानदारी के दार्शनिक आयाम के लिए कि रामराज्य की अवधारणा की बात एक उदाहरण में, सिंगापुर के ली क्वान यू, ये अपने जो है सिंगापुर में भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर भारत में मनरेगा योजना को पारदर्शिता सुनिश्चित करके इसमें जो डिजिटलीकरण और सोशल ऑडिट के माध्यम से, तो ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए थॉमस जेफरसन का एक स्टेटमेंट भी हमें ईमानदारी पर दिखता है कि ईमानदारी शासन का सर्वोत्तम सिद्धांत है, इसका पालन करना चाहिए। फिर भारतीय प्रशासन में ईमानदारी का महत्व, तो अगर ईमानदारी होगी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि आधारभूत और बुनियादी मूल्य है सिविल सेवा का। तो उदाहरण देखिए, जैसे दिल्ली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जन लोकपाल अधिनियम लाया गया, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई। ठीक है, तो ये जनता का विश्वास और प्रशासनिक सेवा के प्रति बढ़ाता है। फिर बहुत सारे आप पॉइंट देख रहे होंगे, सब में उदाहरण दिए गए हैं, वो व्यवस्थित और मानक उदाहरण। ठीक है, फिर अगला हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आचरण संहिता। तो आचरण संहिता पे बहुत बार और हर बार सवाल आता है। ठीक है, इसे देखिए आपकी आचरण संहिता होती क्या है, इसकी मानक परिभाषाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने कैसे परिभाषित किया है, इमैनुअल कांट का क्या विचार रहा है। फिर भारतीय प्रशासन में आचरण संहिता की आवश्यकता क्यों है, इस पर हमने बहुत अच्छे ढंग से बात की उदाहरण सहित। ठीक है, जैसे भ्रष्ट आचरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करना हो, संविधान के आदर्शों का पालन करना हो, इन सब में क्या है आचरण संहिता महत्वपूर्ण है। फिर आचरण संहिता और नीति संहिता के मध्य अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हमने दर्शाया है विभिन्न खंडों में। ठीक है, विभिन्न तत्वों के आधार पर उनकी परिभाषा, प्रकृति, लचीलापन, उल्लंघन पर दंड है कि नहीं है, इन सब मानकों के आधार पर। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारदर्शिता। पारदर्शिता होती क्या है, एक जनरल परिभाषा। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कैसे परिभाषित किया है, गांधी जी का क्या विचार है पारदर्शिता पर। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, तो ये कैसे भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, इसकी चर्चा की गई है। फिर आगे जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसकी सीमाओं की चर्चा की गई है। तो हम देख रहे हैं कितने व्यवस्थित ढंग से। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक नागरिक चार्टर है हमारा।
ठीक है, होता क्या है, इसकी परिभाषा, फिर इसकी उपयोगिता, लाभ क्या है, फिर आगे देखिए इसकी सीमाएं बताई गई हैं, कमियां, चुनौतियां, फिर इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। ठीक है, सब में उदाहरण दिया गया है टू दी पॉइंट। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्य संस्कृति है। कार्य संस्कृति की परिभाषा दी गई है। देखिए विश्व आर्थिक मंच ने कार्य संस्कृति को कैसे परिभाषित किया है। फिर नकारात्मक कार्य संस्कृति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और फिर सकारात्मक कार्य संस्कृति क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। नकारात्मक कार्य संस्कृति के परिणाम क्या होते हैं, सकारात्मक कार्य संस्कृति के क्या परिणाम होते हैं। कार्य संस्कृति पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, और एप्पल है। तो ये सब बहुत ही शानदार उदाहरण है कार्य संस्कृति के। फिर सेवोत्तम मॉडल, तो लोक सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के संबंध में और नागरिकों तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस अवधारणा का विकास किया गया, सेवोत्तम मॉडल का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 कंपोनेंट मुख्य रूप से होते हैं। एक है प्रभावी जो है सिटीजन चार्टर का कार्यान्वयन हो, दूसरा सार्वजनिक शिकायतों का समाधान हो, और तीसरा क्या है, सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता हो। ठीक है, तो 3 तत्वों के आधार पर हम सेवोत्तम मॉडल का विश्लेषण करते हैं। फिर नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने 7 उपाय मॉडल का एक सिद्धांत दिया था। तो इसे हमने देखा उदाहरण सहित इनको कि इनका महत्व क्या है इस सिद्धांत का। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक निधि से संबंधित मुद्दे क्या हैं और उनसे संबंधित समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित। ठीक है, इसे हमने देखा। फिर आप देख रहे हैं उनका समाधान कैसे किया जाए इन मुद्दों का, उस पर हमने चर्चा की। फिर देखिए अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रष्टाचार। तो इसकी परिभाषा क्या है, भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, कैसे हम परिभाषित करते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र ने कैसे दिया है अपना उस पर। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को कैसे देखता है, विश्व बैंक कैसे देखता है, ऑक्सफैम कैसे देखता है भ्रष्टाचार को। तो आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक को कितने व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो पहला नैतिक कारण कौन कौन से हैं, सामाजिक कारण कौन कौन दिया था, तो इसे हमने देखा उदाहरण सहित इनको कि इनका महत्व क्या है इस सिद्धांत का। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक निधि से संबंधित मुद्दे क्या हैं और उनसे संबंधित समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित। ठीक है, इसे हमने देखा। फिर आप देख रहे हैं उनका समाधान कैसे किया जाए इन मुद्दों का, उस पर हमने चर्चा की। फिर देखिए अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रष्टाचार। तो इसकी परिभाषा क्या है, भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, कैसे हम परिभाषित करते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र ने कैसे दिया है अपना उस पर। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को कैसे देखता है, विश्व बैंक कैसे देखता है, ऑक्सफैम कैसे देखता है भ्रष्टाचार को। तो आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक को कितने व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो पहला नैतिक कारण कौन कौन से हैं, सामाजिक कारण कौन कौन से हैं, आर्थिक कारण कौन कौन से हैं, राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं। बाकायदा व्यवस्थित डेटा, उदाहरण, केस स्टडी सहित दिया गया है। प्रशासनिक कारण, अन्य कारण। ठीक है, फिर इनका हम समाधान कैसे करेंगे, भ्रष्टाचार निवारण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। तो पहला देखिए कानूनी प्रयास, फिर दूसरा संस्थागत प्रयास, तीसरा नीतिगत स्तर पे प्रयास, चौथा योजनागत स्तर पे प्रयास, पांचवा नवाचारी उपाय क्या है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबद्धताएं कौन कौन सी जो भ्रष्टाचार निवारण में सहायता करती हैं, अन्य प्रयास क्या है। ठीक है, फिर अब देखिए बहुत जल्द ही अब हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। उसी में अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा सुशासन। तो सुशासन की परिभाषा पहले, तो इसे भी एक सामान्य परिभाषा, फिर विभिन्न संस्थाओं के अनुसार, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने कैसे परिभाषित किया, विश्व बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है, फिर सुशासन के सारे तत्वों को चर्चा की गई है। फिर उसके बाद देखिए आप अगला टॉपिक हमारा नैतिक शासन। तो नैतिक शासन की परिभाषा दी गई है। ठीक है, विभिन्न संस्थाओं के अनुसार। फिर नैतिक शासन के क्या तत्व होते हैं, नैतिक शासन का महत्व क्या है। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा जन सेवा का दार्शनिक आधार। तो जन सेवा होती क्या है और जन सेवा हिंदू धर्म और उपनिषदों में कैसे है, बौद्ध दर्शन कैसे देखता है, जैन दर्शन कैसे देखता है, गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, कांट का इस पे क्या है जन सेवा पर विचार। फिर उसके बाद समाजवाद और कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण क्या है इस पे। ठीक है, और जो हमारा ईसाई धर्म है वो कैसे देखता है जनसेवा को। तो इस तरीके से जनसेवा के दार्शनिक आधार को दर्शाया गया है। फिर अन्य महत्वपूर्ण विषय में भगवत गीता को लिया गया है कि भगवत गीता कैसे एक सिविल सेवक के लिए या प्रशासन में उपयोगी है। ठीक है, उसका जो निष्काम कर्म या अनासक्ति योग का सिद्धांत है वो। और फिर आगे देखिए भगवत गीता और कांट के जो कर्तव्य सिद्धांत है या निरपेक्ष आदेश के मध्य अंतर क्या है, उन्हें दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारी पुस्तक कंप्लीट कर दी गई है। अब आपसे अपेक्षा यही है कि आप इस पुस्तक पर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।